बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बादा ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और मेरे साथ मौजूद है यासिर आरफ। नाज़रीन, हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में जिक्र किया था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं और इस हवाले से हमारे ज़राए ने कन्फर्म भी किया था। आज हम इसी खबर का फॉलोअप से मुतल्लिक आपसे तबादला ख्याल करेंगे और ये बताएंगे कि अगर वो पीपल्स पार्टी में जाते भी हैं तो मज़ीद जो है वो किस किस हल्के से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और कौन कौन से ऐसे हल्के हैं जहां उनकी पोजीशन बन सकती है। और इस तमाम सूरत हाल में मेरे साथ मैं यासिर से पूछूंगा कि यासिर, जिस तरह हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में जिक्र किया था कि तनवीर इलियास साहब की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं और बल्कि गर्दिश क्या कर रही हैं, कन्फर्म हुआ है कि वो जाएंगे, लेकिन बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। लेकिन हमारे ज़राए ने हमें ये तस्दीक की थी कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए तमाम मामला तय हो चुके हैं। आज हमने इस हवाले से बात करनी है कि अगर वो पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं तो उसके बाद जो आने वाला साल है वो इलेक्शन का साल है, तो वो कौन कौन से ऐसे हल्के हैं जिससे वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनकी पोजीशन क्या हो सकती है और क्या पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा आज़ाद कश्मीर में आने वाले इलेक्शन में। और ख़ासकर जिस हल्का से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, हल्का वस्ती बाग LA-15, अगर वहीं से वो दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या सूरत हाल होगी। लेकिन वहाँ पे एक पीपल्स पार्टी के अहम उम्मीदवार सरदार ज़िया कमर साहब के साहबजादे जो हैं, सरदार कमरुज़्ज़मान साहब के जो साहबजादे हैं ज़िया कमर, वो भी उस हल्के से जीते हुए हैं, तो क्या वो हल्का खाली कर सकते हैं, इनके लिए छोड़ देंगे, क्या सिनेरियो होगा, इस पे यासिर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर साहब। हमने पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत, आज़ाद कश्मीर की क़यादत और उनकी शमूलियत के हवाले से तो बड़ी डिटेल बात कर ली जी कि उनकी पज़ीराई क्या होगी, कबूलियत क्या होगी और यकीनन वो बातें वक्त आने पे सच साबित होंगी। बज़ाहिर तो इस वक्त क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहाँ पे लोग पढ़ने लिखने से गुरेज़ करते हैं और उसकी वजह से वो रद्द अमल पे यकीन रखते हैं, कंस्पिरेसी थीरीज़ पे यकीन रखते हैं। लेकिन वक्त आने पे ये चीज़ें बता देंगी कि जो हमने गुफ्तगू की थी उसके अंदर कितनी सदाकत थी और कितना सच साबित हुआ। अलबत्ता तनवीर इलियास साहब का पीपल्स पार्टी के अंदर जाके इंतखाब लड़ना, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अभी तक उनके लिए शर्की का ऑप्शन है, वस्ती का ऑप्शन फ़िलहाल नहीं है। अब दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारा प्रोपेगेट किया जा रहा है कि वो फ़लाँ कंस्टिट्यूंसी से भी लड़ सकते हैं, फ़लाँ से भी लड़ सकते हैं, नीलम से भी लड़ सकते हैं, पुंछ हल्का 5 से भी लड़ सकते हैं, दोनों हल्कों से लड़ सकते हैं, दोनों हल्कों से लड़ सकते हैं, पता नहीं पूरे आज़ाद कश्मीर के किसी भी हल्के से लड़ सकते हैं, अब्बासपुर से भी लड़ सकते हैं। लड़ हर कोई सकता है, जाके जो है ना वो इलेक्शन उस दौर के अंदर जाके जमा करवा के अपनी कागजाती नामजदगी जमा करवा के कहीं से भी बतौर उम्मीदवार खड़े हो जाना, ये कोई जो है ना अनहोनी बात नहीं है कि सिर्फ तनवीर इलियास साहब ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। लेकिन बात ये होती है कि आप जीतने की या दूसरे तीसरे नंबर की पोजीशन किस कंस्टिट्यूंसी में ले सकते हैं, ये असल बात होती है। उसमें वन एंड ओनली आज़ाद कश्मीर के अंदर सरदार तनवीर इलियास साहब के पास जो कंस्टिट्यूंसी है वो सिर्फ और सिर्फ हल्का वस्ती बाग है। अच्छा, उसका भी एक पस मंजर है क्योंकि हल्का वस्ती बाग इस हवाले से यूज टू है। गुज़श्ता 30 सालों से लोग अपने अपने डायनेमिक्स पे बात कर रहे होते हैं और इसमें हम कोड कर दें कि माजी के अंदर सरदार अब्दुल कयूम खान जैसी कदावर शख्सियत, जिन्हें मुर्शद कहा जाता था, मुजाहिद अव्वल कहा जाता था और उनका जो एहतराम पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर था वो आपको पता है। उन्होंने जाके मुजफ्फराबाद शहर से इलेक्शन लड़ा था और ख्वाजा फारूक अहमद साहब ने उन्हें शिकस्त दे दी थी। सरदार तनवीर इलियास खान साहब का जो ना पोस्टर सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब से बड़ा नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है। तब ना सोशल मीडिया था, ना इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लॉइट होती थी और ना ही इस तरह की बहुत ज़्यादा, जिसे आप कह सकते हैं कि थी कि आप उसको कर सकते थे कि चीज़ें कंट्रोल्ड थी। बिल्कुल। वो अगर जाके मुजफ्फराबाद से इलेक्शन नहीं लड़ सके तो तनवीर इलियास साहब मासवाई वस्ती बाग से कहीं से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जो हमने 30 साल का पस मंजर उस्मान साहब का, अपने हल्के से लड़ते हैं, हल्का 5 से, तो मैं थोड़ी सी इस पे बात कर ले। अगर उस्मान साहब के 30 साल आज़ाद के वस्ती हल्का यूज टू किस लिहाज से है कि सबसे पहले यहाँ पे जो सियासी रियाजत के बगैर जो शख्सियत इस हल्के में कूदी थी, सबसे पहले वो राजा मोहम्मद यासीन खान साहब थे। वो एक कारोबारी शख्सियत थी, उन्हें इस हल्के ने कबूल किया, वो जीते। दूसरी शख्सियत कौन सी आई थी? जनाब कर्नल मोहम्मद नसीम मरहूम। उनका इस तरह का टिपिकल कन्वेंशनल पॉलिटिकल पस मंज़र नहीं था, वस्ती हल्के ने उन्हें जितवाया, कबूल किया। तीसरी शख्सियत थी मुश्ताक मिनाज साहब, जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं थे, वो आए, वस्ती बाग ने उन्हें जितवाया। चौथी शख्सियत थी
सरदार तनवीर इलियास खान साहब, जो बिल्कुल इसी तरह कन्वेंशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं थे, वो आए और वस्ती बाग ने उन्हें लेकिन इसमें एक और खास बात है सर, ये कि ये जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं वो सारे इसी हल्के से ताल्लुक रखते थे। तनवीर इलियास साहब वाहिद बस्ती में पहली दफ़ा को बंदा बाहर से आके उसने हल्का बस्ती से इलेक्शन लड़ा है, मतलब उनका हल्का बस्ती से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई उनका वोट भी हल्का बस्ती में नहीं है। देखिए इसी मैं कह रहा हूँ ना कि पीछे जो 3 करैक्टर ऐसे थे कि जो इस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर आए कन्वेंशनल पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बगैर, ठीक है, उन्हें कामयाबी मिली, ठीक है। अब जो इनका इस हल्के से ना होने का है, ये चीज ज्यादा इसलिए नहीं बिक सकी थी कि ये बंगोई जो है उनकी अपनी आबाई कंस्टिट्यूएंसी, ये माजी में 87 की दहाई तक ये तहसील बाग का हिस्सा रही, गो के हल्का अलग से है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि माजी में 3 बार ये तजर्बा हो चुका था, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं हुई और वो कामयाब हुए। यासिर अगर वो ये फैसला कर भी लेते हैं कि वो हल्का बस्ती से लड़ेंगे और किसी न किसी तरीके, पहली बात है कि मुमकिन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहाँ पे ज़िया कमर हैं और ज़िया कमर साहब अपना हल्का मेरे ख्याल से इतने जल्दी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि शर्की में उनकी पोजीशन बनती नहीं है। हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि वो प्रेफर करेंगे कि वो हल्का बस्ती से इलेक्शन लड़ें। अगर ज़िया कमर हल्का बस्ती से इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर तनवीर इलियास साहब हल्का बस्ती से कैसे लड़ सकते हैं? देखिए मैं तनवीर इलियास साहब की सिर्फ किस कंस्टिट्यूएंसी से जीत सकते हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। मैंने उसके ऊपर ये सारी डिस्कशन की है, पार्टी पे बात हम अब करते हैं। जीतने की बात भी आपकी ठीक है, इस दफ़ा हल्का बस्ती के लोग मेरे ख्याल से उनको ये सूझबूझ आ गई है। जिस तरह पहली दफ़ा देखें तनवीर इलियास साहब ने इलेक्शन लड़ा हल्का बस्ती से, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जाके लोगों का शुक्रिया अदा तक नहीं किया कि आपने मुझे वोट दिए, और कोई इतना बड़ा जलसा भी वो वहाँ पे इतना बढ़ गया, जलसा किया ही नहीं है वहाँ के शुक्रिया अदा करने के लिए उन लोगों के पास जाता है कि आपने मुझे वोट दिया, पहली दफ़ा मैं हल्का बस्ती से इलेक्शन लड़ा हूँ और आपने मुझे बड़ी उसमें जितवाया। लेकिन अब लोगों को समझ आ गई है, देखिए सारी चीज़ पैसा ही नहीं होता है, लोगों की रिस्पेक्ट भी बड़ी चीज़ होती है। आप किसी से अगर वोट लेते हैं ना तो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो अगली दफ़ा 10 दफ़ा आपके लिए वो अपने बाजू खोलेगा, लेकिन आप वोट लेने के बाद अगर अपना मुँह ही ना दिखाएं उसको तो फिर अब लोग कैसे वोट देंगे? देखिए उस्मान साहब आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वापस हल्के को टच ना करना, लोगों का शुक्रिया ना अदा करना, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है कि इसमें, लेकिन इसमें भी वस्ती बाग थोड़ा बहुत मार्जिन दे देता है। अगर आप देख लें राजा यासीन साहब को, अगर आप देखें मुश्ताक मिनाज साहब को, दोनों को, तो वो भी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर जाके टिपिकली जिस तरह बाकी लोग टच रहते रहे वो नहीं टच रहे, लेकिन ठीक है, वो उसी हल्के के रहने वाले हैं। रहने वाले का फैक्टर मैं आपको कह दिया कि ये क्योंकि वस्ती बाग एक यूज टू से चला आ रहा है, उसने इसको कबूल कर लिया, एब्जॉर्ब कर दिया। अब दूसरे किसी कंस्टिट्यूएंसी में तनवीर इलियास साहब का स्कोप सिफर इसलिए है कि उन्हें अंदाजा नहीं है, शर्की बाग की बात कर रहे हैं, शर्की बाग का शहर का एरिया, फिर भी वहां पे लोग जिसे आप कह सकते हैं कि नॉर्मल हैं, वो चीजों को समझते हैं। बाकी जो शहर से पीछे का एरिया जितना भी है, पीछे का एरिया, तनवीर इलियास साहब के लिए जो रेजिस्टेंस और मजामत वहां पर आएगी वो इसका सोच नहीं सकते। इन्हें कैंपेन चलाते हुए कानवे चलाना इनके लिए मुश्किल होगा। और इसकी अगर एग्जाम्पल मैं उनके साथ कोट करूं तो वो चीज याद रखें कि मीर अकबर खान तीसरी बार मुसलसल इलेक्शन जीत रहे हैं और उन्होंने वाहिद कार्ड खेला है कि ऊपर के हल्के से आके एक शख्स, हालांकि काम करवाने के हवाले से भी मीर अकबर साहब के ऊपर जो है ना उंगली उठाई जाती है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने बाहर वाले का कार्ड खेल के सरदार कमरुज़्ज़मान साहब को, ज़ियाउल कमर साहब को 3 इलेक्शनों में शर्की बाग से बाहर किया। वहां का जो वोटर है वो बहुत सख्त मजामत करता है, वो कंजर्वेटिव है, वो सख्त जहनियत रखता है इस हवाले से, और वहां पे पैसे का चलना पिछले एरिया के अंदर नामुमकिन है। और मैं इसमें एक और चीज कोट करूं, तनवीर इलियास साहब की टीम के अंदर एक शख्स मौजूद है जो माजी में ज़ियाउल कमर साहब के साथ जो उनकी गाड़ी में बैठा करता था। मुझे उसने एक ये बात खुद बताई थी कि जब इनका ज़ियाउल कमर साहब का एक इलेक्शन था, उसके अंदर वहाँ पे इस तर्ज की मज़ामत आई कि वहाँ पे शर्की के लोगों ने एक दफ़ा इनका रास्ता रोका और बात चली गई कि वहाँ पे मारदाड़ इस लेवल पे जाने के करीब थी कि वहाँ पे खुदा न खास्ता कोई जान चली जा सकती थी। मैं कोट कर रहा हूँ इस वाक़े को। वहाँ पर से काफिले से वापस ये जो वस्ती बाग के कैंडिडेट से ज़ियाउल कमर साहब को अपनी गाड़ी में डाल के इन्हें नीचे वापस भी लाया गया, रास्ता छोड़ के लाया गया। ये तनवीर साहब को याद रखें कि वो लोग सरदार कमरुज़्ज़मान साहब जहां शर्की के अंदर उनकी बहुत बड़ी फुटिंग है, उनके बेटे को अगर इतनी सख्त रेजिस्टेंट माजी में हो सकती है तो आप बाहर से जा रहे हैं, आप वहां पे कैंपेन नहीं चला सकेंगे। ये याद रखें, ये नोटिस रखें। एक चीज वस्ती बाग के अंदर मैंने मार्जिन की बात की इसलिए है कि वस्ती बाग थोड़ा सा मार्जिन इसलिए देता है कि यूज टू, दूसरा तनवीर इलियास साहब को यहाँ पे आज ये मिल सकता
लगता है कि उन्होंने काम करवाए, जो कमिटमेंट की, कुछ बड़ी कमिटमेंट्स पूरी की। मसलन उन्होंने एक स्पेशल सीट पे एमएलए, वहाँ के 2 मेजर ट्राइब में से एक जो ना खातून को उन्होंने बनाया, एक कमिटमेंट पूरी की। जो इंपॉर्टेंट अहम तकर्रियाँ थी पहली बरसा तारीख में, उन्होंने जो 3-4 मेजर कबाइल ने उनमें से उन लोगों को वहाँ पे पोजीशन दी, और उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया, ये तासर वहाँ पे दिया कि वो न्यूट्रल हैसियत से इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं, वो किसी बरादरिज्म की बुनियाद पे किसी के साथ खड़े होकर वोट मांगने नहीं आए। ये न्यूट्रलिटी थी। बिरपानी को तहसील का दर्जा दिया, तहसील का दर्जा दिया, रेडा में काम किया, कुछ काम है। ये न्यूट्रलिटी थी वाहिद जिसने सरदार तनवीर इलियास खान साहब को उस वक्त स्कोप दिया था। और उसमें भी तनवीर इलियास साहब को जो 19,000 वोट मिला, जो तकरीबन 5,000 कम उन्हें वोट मिला, उसका नुकसान उन्हें क्या हुआ था कि वो जब जल्दबाजी में करके या जैसे भी करवाया गया था उनके कि इमामिया कॉलोनी में जाके वोटिंग में उनका पेपर के ऊपर नाम डाला गया था, उसी से रिएक्शन शुरू हुआ था। और वो रिएक्शन जाके, क्योंकि उस इलेक्शन में हम मौजूद थे, वो जाके वो रिएक्शन डिफ्यूज कब हुआ था, जब इलेक्शन की रात 2 जगह पे मुखालिफ उम्मीदवार की तरफ से, सरदार कमरुज़्ज़मान साहब की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से तनवीर इलियास साहब का रास्ता रोका गया। तो वहां पे जाके ये चीज स्टैब्लिश हुई थी एट द एंड कि नहीं, ये जो बात है, ये बात अभी समझ में आने वाली है कि ये सख्त दोनों मुतहारिब हैं, आपस में मुखालिफ हैं। और दोनों को, ज़ियाउल कमर साहब को भी वोट पड़ा था तनवीर इलियास साहब की मुखालफत में अदर ट्राइब्स का, और तनवीर इलियास साहब को वोट पड़ा था सरदार कमरुज़्ज़मान और सरदार ज़ियाउल कमर साहब की मुखालफत में। ये वोट जिद पे पड़ा था, ये वोट जाके बगल में बैठने का नहीं पड़ा था। ये बात तनवीर इलियास साहब को आज समझ लेनी चाहिए कि इतना बड़ा डिजास्टर होगा, और इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ वस्ती बाकी क्या है। और पिछला, अगर टाइम कम है वरना पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रखता, मुश्ताक मिनाज साहब से, हम सरदार कमरुज़्ज़मान साहब से हम शुरू कर देते हैं। इक़्तिदार में आए वो 11 से 16 तक, वापसी पे आखिर में वोट 16 के इलेक्शन में कितना पड़ा, 9,000, ठीक है। मुश्ताक मिनाज साहब वोट लिया 26,000, 21 के इलेक्शन में वापस वोट पड़ा कितना, 12,000, ठीक है। और ज़ियाउल कमर साहब अभी जो इलेक्शन लड़के आए हुए हैं बस्ती हल्के से, उन्होंने 18-19-20,000 तक के करीब वोट लिया है। इनका वोट बैंक इस वक्त बस्ती बाग के अंदर है 9,000। अभी ज़ियाउल कमर साहब 9,000 वोट पे खड़े हैं। ये जो तकरीबन 8-9,000 वोट है ज़ियाउल कमर साहब का जो उनसे टूट रहा है, इस वोट का एक बड़ा हिस्सा सरदार तनवीर इलियास साहब को जा सकता है, ठीक है। इसका कुछ अर्सा मुश्ताक मिनाज साहब को भी जाएगा। ये जो एक उनके लिए वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, क्यों कि जो भी बस्ती बाग के अंदर इख्तिदार में आता है, इख्तिदार लेने के बाद उसका जो अगला इलेक्शन होता है वो हाफ पे आता है। मैंने 3-4 एग्जांपल आपको कोट कर दिए। फायदा भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो देखें बस्ती बाग में जो 2 बरादरियाँ डोमिनेट कर रही हैं, मतलब मलयाल और नारमा राजपूत जो हैं। नारमा राजपूत बरादरी का एग्जैक्ट वोट मेरे ख्याल से 31-32 हज़ार है, और उसके बाद कास्टिंग वोट तो जाके कम हो जाता है, कम हो जाता है। और मलयाल बरादरी का वोट होगा 27-28 हज़ार जी, इतना ही है। लेकिन अब देखना ये है, देखें मुगल बरादरी का अगर ज़ियाउल कमर साहब खुद आते हैं, अभी नारमा बरादरी के पास इस तरह का मेरे से कैंडिडेट कोई नहीं है। और वो नारमा बरादरी का वोट पहले भी शिफ्ट हुआ, टिल्ड हुआ तनवीर इलियास साहब को, अब भी वो जा सकता है न्यूट्रल होने की सूरत में, क्योंकि उन्होंने इस बरादरी को सर्व किया है, एमएलए दिया, बीडीए का चेयरमैन दिया, बाकी चीजें दी। लेकिन तनवीर इलियास साहब का ये तासर अगर इस्टेब्लिश हो गया, और अभी वो अपना बहुत सारा नुकसान कर चुके हैं, जो उन्होंने एक ज़ियाउल कमर साहब से मुलाकात की है ओपन, और दूसरी सरदार कमरुज़्ज़मान साहब के पास गए, और ये तासर तनवीर इलियास साहब को बस्ती बाग के अंदर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है। और अगर यही इसी फॉर्मेट पे तनवीर इलियास साहब इलेक्शन में गए, तो नारमा बरादरी का या तो एक बड़ा पोटेंशियल ये है कि उनका सिंगल कैंडिडेट आ जाए, तो 100% बस्ती का इलेक्शन नारमा बरादरी जीत जाएगी। ये मैं आपको माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर अपना वो कैंडिडेट, उनका इस तरह का पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं आना, तो उनका बहुत बड़ा वोट बैंक न्यूट्रल होने की हैसियत से टिल्ड कर सकता है तनवीर इलियास साहब को नंबर 1 पे, नंबर 2 मुश्ताक मिनाज साहब पे। लेकिन तनवीर इलियास साहब के ज़ियाउल कमर साहब के मिलने से नारमा बरादरी का मेजॉरिटी वोट 80% आपको कंसीडर करें, ये टिल्ड करेगा मुश्ताक मिनाज साहब को पोटेंशियल कैंडिडेट उन्हें न होने की सूरत में। ये मिथ है, और इसी को देखते हुए ये 2 मेजर कबाइल की आपने बात की, इसके बाद में 4 और कबाइल, पोटेंशियल कबाइल को जो है हम करते हैं, जिनकी वोट कास्टिंग है। नाम हम इसलिए नहीं लेते कि सारे कबाइल हमारी काबिल एहतराम है। तो ये जो 4 का जो दीगर कबाइल हैं, जिनका वोट बैंक भी काबिल जिक्र है और वोट पड़ता भी है,
उनमें से मेजॉरिटी टिल्ट करेगी मुश्ताक मिनाज साहब की तरफ। खखा बरादरी है, उनका वोट थकियाल है, थकियाल सुदन बरादरी है, सुदन बरादरी है। उसके बाद जो है ना मिनास बरादरी का वोट पैक्ट वोट है, तो आपको पता है वो पैक्ट वोट है। अच्छा, इसके बाद जो है ना सादात फैमिली का वोट है, अच्छा खासा वोट है, जंजुए हैं, वो तो बहुत लिस्ट आ जाती है, लेकिन मैंने 4 इसलिए किया कि प्रिसाइज करने के लिए, तो वो वोट टिल्ट करेगा मुश्ताक मिनाज साहब की तरफ, और मुश्ताक मिनाज साहब ये सीट बासानी निकाल लेंगे। उनके पास 2 एज हैं, वफाक की हुकूमत का टिकट, हुकूमत हुक्मरान पार्टी का टिकट, और एक बड़ा वो मेगा प्रोजेक्ट भी लेके जा रहे हैं बाग के अंदर, तो वो आसानी से, और तनवीर इलियास साहब, ज़ियाउल कमर साहब, ये दोनों लोग, ज़ियाउल कमर साहब भी तीसरे नंबर के कैंडिडेट है। इसमें एक और बात हो सकती है यासर कि तनवीर साहब सुनने में आ रहा है कि हो सकता है वो 5 हल्कों से कह रहे हैं लड़ें, तो हो सकता है उनकी ज़्यादा, जिस तरह पहले वो बस्ती से इलेक्शन लड़ा, उन्होंने पूरी तवज्जो उन्होंने बस्ती पे दी, लेकिन अगर बस्ती से इस दफ़ा दोबारा आते भी हैं तो हो सकता है वो इतनी तवज्जो ना दें इसके ऊपर, क्योंकि जब बंदा 5 हल्कों से इलेक्शन कंटेस्ट करता है तो फिर वो मतलब उनके जो एक अपना आबाई उनका जो हल्का है वहाँ से भी लड़ सकते हैं। बाकी जो 2 हल्के हैं बस्ती और शर्की ये भी है, सुना मुजफ्फराबाद का एक हल्का है, वो नीलम से भी लड़ने के लिए वो उस्मान साहब, उस्मान इसके उलट है। पिछले इलेक्शन में तनवीर इलियास साहब ने बस्ती बाग में टाइम नहीं दिया, 12 दिन दिए टोटल। पिछले इलेक्शन में उनकी कैंपेन सारी चलाई थी उनके वालिद मोहतरम ने, उनके भाइयों ने, और फिर उनके जो है ना फ्रंट लाइन के सियासी लोग जो थे, बड़े नाम थे, नेक्स्ट हम प्रोग्राम में कर लेंगे, 62 लोग थे, अच्छी कैंपेन को समझने वाले लोग थे, उन्होंने कैंपेन चलाई। इस बार इनके पास टाइम, ये स्कोप ये है कि ये इस कंस्टिट्यूंसी को टाइम दे सकते हैं, अच्छे से टाइम दे सकते हैं। मैं कहता हूँ कोई पार्टी भी ना हो, तनवीर इलियास साहब आज़ाद कैंडिडेट की हैसियत से भी न्यूट्रल पोजीशन में कोट कर रहा हूँ, न्यूट्रल पोजीशन के अंदर बस्ती बाग के अंदर चले जाएं, अपना जो कुछ उन्होंने अपने टेन्योर के अंदर किया और उसको सिर्फ कैश करवाएं, अपनी वजारत उज़्मा से माजुली का जो है ना एक सिंपैथी का वो एलिमेंट उसको उजागर करें, लोगों को जाके बताएं, लोग बात समझने वाले हैं। और ये जो तासर के सिर्फ लोग पैसे लेके ही बस्ती बाग के अंदर वोट देते हैं, ये झूठ पे मबनी बयानिया है। लोग पोटेंशियल कैंडिडेट को देखते हैं, आगे उसकी वर्थ को देखते हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है उसको देखते हैं। इस सारी स्ट्रेंथ को के हवाले से लोगों को ये पता है कि तनवीर इलियास मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हैं और वो कर लेते हैं, ये चीज़ सारी मानते हैं। लिहाजा उन्हें न्यूट्रल पोजीशन में बस्ती बाग के इलेक्शन के अंदर उतरना चाहिए। अदरवाइज अभी तो देख रही है कि पीपल्स पार्टी में वो कब तक जाएंगे, और पीपल्स पार्टी में जाते भी हैं तो फिर उसके बाद इलेक्शनों में क्या फैसला होता है, टिकट बस्ती से किसको मिलता है, शर्की से किसको मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि ऑलरेडी ज़िया कमर वहाँ से पीपल्स पार्टी के मतलब जीते हुए उम्मीदवार हैं और फिर खासकर वज़ीर भी हैं। तो अब ये सूरत हाल मतलब अजीब वो गरीब किस्म की एक खिचड़ी पकने वाली है। तो कोई देखें खिचड़ी जो भी पके, कैंडिडेट्स जो उतरेंगे ना, मैं कहता हूँ पार्टियों को भी 2 मिनट पीछे छोड़ देते हैं। बस्ती बाग के कंस्टिट्यूएंसी के अंदर कोई पार्टियों का भी एलिमेंट को बहुत स्ट्रांग नहीं होता। पार्टियों की हालत वैसे भी अनवारुल हक साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह के वहाँ पे पहुंचा दी है। लेकिन अगर वो जाते पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी उनको वहाँ से टिकट नहीं देती है, फिर ये भी है। देखें ये सारे इम्कानात हैं, मुझे तो ये पूरा यकीन है, क्योंकि नाराज हो जाते हैं वहाँ पे लोग, रद्द अमल पे आ जाते हैं, हकाइक में मबनी बात लोग जो है ना सुनना नहीं चाहते। ये अलमिया है हमारा यहाँ पे कि वो कंस्पिरेसी थीरीज पे यकीन रखते हैं। मुझे तो बड़े बड़े प्रैंक तनवीर इलियास साहब के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार वो बच गए थे, इस बार होंगे, और क्या पता कुछ लोग जो है ना कर्ज पुराने जो असाब है उनके साथ बमासूद उतार दें, क्योंकि सियासत है। सियासत में अपने जो है ना करीब से करीबी बंदे को भी कोई बख्शता नहीं है, ये तो बहुत दूर की बात है। दूसरा आपने बात की कि हल्का 5 से पोटेंशियल क्या है तनवीर इलियास साहब का। हल्का 5 पुंछ के अंदर तनवीर इलियास साहब का पोटेंशियल जीतने का बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल जो है ना, अगर कोई बंदा इस गलतफहमी में उनको ला रहा है, क्यों, वो एक लेगेसी चली आ रही है सरदार सगीर चुगताई साहब से लेके उनके बेटे की तरफ, ठीक है। और वहां पे अगर उस तरफ ये जाएंगे तो सबसे पहले फैमिली के अंदर क्लैश बनेगा, क्योंकि पिछले इलेक्शन के अंदर भी कुछ इस तर्ज की बात आई थी। हम उसके ऊपर नहीं बात करते, हम ऑफ द रिकॉर्ड उसको रख लेते हैं। उसके ऊपर सख्त रद्द अमल आ गया था, ठीक है। वहाँ पे पोटेंशियल कैंडिडेट उनकी फैमिली के अंदर वही सगीर चुगताई साहब की, सरदार सगीर साहब की फैमिली ही है, वही उन्हें सूट करती है। और उसके बाद जो असद है, जाहिर है बाकी मुखालिफ कैंडिडेट है ना, इलेक्शन लड़ेंगे। मैं तनवीर इलियास साहब की फैमिली के हवाले से कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक घराना है और वहाँ पे जाके उन्हें वो कंस्टिट्यूंसी में हारने के लिए नहीं जाना चाहिए। और ये आज हम प्रोग्राम को हमने टिल्ट इसलिए दिया है कि पिछले प्रोग्राम पे उस्मान साहब बहुत सख्त जो है ना कहा गया है कि आप पता नहीं जाती दुश्मनी, जाती मुखासमत, ये फैक्ट्स हैं भाई, ये फैक्ट्स हैं।
ये आपको जाती मुखातमत लगे, हमारे अंदर कोई हसद और बुग़्ज़ का एलिमेंट लगे, ये और देर नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, 2011 से लेके उस्मान साहब 2023 के 4 इलेक्शन ये बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पहले की प्रेडिक्शन हमारी रिकॉर्ड उठा के देख ले, कोई हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए कि आप सियासत करते हैं, पार्टियां शिफ्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे, ना सियासी कारकुन हैं, हम एक प्रो एक्टिविस्ट हैं और एक कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, छोटी मोटी नैयत के, और जो उस पर हम अपना एनालिसिस देते हैं। और पिछले 4 इलेक्शनों के एनालिसिस हमारे दुरुस्त हैं, तो 5वें के बारे में भी देर नहीं है, 1 साल 2 माह पता चल जाएगा। बिल्कुल यासर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आने वाले अपने प्रोग्रामों में, अपने व्लॉग्स में मज़ीद आज़ाद कश्मीर की सियासत और तनवीर इलियास की सियासत के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी उससे आपको आगाह रखेंगे। खुदा हाफ़िज़।